बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मूसलाधार बारिश आफत बनने लगी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। 2 बच्चों समेत 2 बच्चे और एक युवक नाले में बह गए। बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और युवक की तलाश अभी भी जारी है। भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे की यह घटना है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये जो नाले हैं वो कहर बरपा रहे हैं, कहर बन चुके हैं। बच्चे निकाल लिए गए। 3 लोग कुल नाले में बह गए थे। 2 बच्चे निकाल लिए गए, सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन युवक की तलाश अभी भी जारी है। भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे की यह घटना है। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेज बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। सहयोगी राजेश करमेले छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरी जानकारी विस्तार से, युवक की कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी ललित, देखिए ये तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले की घटना है, जब छिंदवाड़ा में लगभग 2 घंटे तक तेज बारिश हुई है और इसी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहे हैं। ये शहर के बीच का मामला है। भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे नाला है, वो नाला अचानक तेजी से उफान पर आ गया। चूंकि ये बच्चे और युवक ये नाला पार कर रहे थे, उस दौरान पानी बढ़ा है और ये बच्चे बह गए। इसके साथ साथ एक युवक भी पीछे से बहता चला आया। लोगों ने 2 बच्चों का तो रेस्क्यू करके बचा लिया। लोगों ने पहले हाथ से उस युवक को भी हाथ से पकड़ा था, लेकिन वो छूट गया और वो युवक अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार इस युवक की तलाश कर रहे हैं। ये युवक का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब एक मौत जो कई सवाल खड़े कर रही है, बेहद पेचीदा सवाल खड़े कर रही है। बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। निशांक ने जिस गाड़ी को किराए पर लिया था उसका वीडियो अब सामने आया है। निशांक राठौर ने एक्टिवा किराए पर ली थी, 1 दिन के लिए किराए पर ली गई थी और गाड़ी देते वक्त वाहन मालिक प्रखर ने उसका वीडियो बनाया था। गाड़ी का नंबर है MP04 UF 4729। यह साफ हो गया कि गाड़ी किराए की थी और अब वो वीडियो भी सामने आया है जब गाड़ी किराए पर निशांक ले रहा था। तो एक नियम है कि एक वीडियो बना लिया जाता है, गाड़ी किस कंडीशन में आपको दी जा रही है और जब आप वापस करेंगे तो वो किस कंडीशन में होगी। उसी दौर का ये वीडियो अब सामने आया है। प्रखर जिसने गाड़ी किराए पर दी थी उसने ये वीडियो बनाया था। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? ललित, बिल्कुल यदि बात करें इस पूरे मामले की तो 2 स्तर पर इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यदि हम पहले लेवल की बात करें तो पुलिस की जो एजेंसी है, जो पुलिस के अधिकारी है, जो टीम है, उसने जो अभी तक की जांच की है उसमें ये पूरा मामला हत्या का नहीं, आत्महत्या का बताया गया। दूसरी लेवल की यदि बात करें तो वो अब जांच जो है साइबर पर डिपेंड है और यही कारण है कि जो मृतक निशांक राठौर है उसका जो मोबाइल फ़ोन है और जो एक लैपटॉप मिला है उसकी अब साइबर सेल जो कि भोपाल में राज साइबर सेल का मुख्यालय, वहाँ की जो टेक्निक की जो टीम है, तकनीकी जो टीम है, वो लगातार इस पर अब जाँच कर रही। 3 महीने का डाटा खंगालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किए गए, जो आर्टिकल वायरल किए गए, उसको लेके ये पूरी जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस पोस्ट को कब, कैसे और इससे पहले किस तरीके के पोस्ट इस पूरे मामले से जुड़े हुए किए गए। तो अब पूरा एनालिसिस, और यदि हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी जांच अब साइबर की रिपोर्ट पर आकर टिक गई है। तो 1-2 दिन में जब साइबर की एनालिसिस पूरी हो जाएगी, साइबर की तकनीकी जो टीम है इस पूरी जाँच को कर लेगी, उसके बाद जो SIT जिसने अपनी जाँच अभी तक की पूरी कर ली है, चाहे CCTV
फुटेज हो या रिक्रिएशन हो या मौके पे जाके तमाम लोगों से बातचीत की हो, तो उससे अब ये एक कदम आगे बढ़कर इस जांच, साइबर की जांच के आधार पे जो है फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बताया जाएगा कि आखिरकार इस मौत के पीछे जो सोशल मीडिया पोस्ट की जो बार बार सवाल आ रहे हैं उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो अभी निष्कर्ष तक पुलिस नहीं पहुंची है और यही कारण है कि अब पूरी इस मामले की जांच जो है साइबर पर आकर जो है वो टिक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। तो बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले में एसआईटी का फोकस साइबर जांच पर बढ़ा दिया गया है, यही मनोज अभी जानकारी भी दे रहे थे। निशांक के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, 3 महीने का डाटा निकालकर एनालिसिस चल रहा है, लैपटॉप की भी जांच की जा रही है जो निशांक की गर्लफ्रेंड का बताया जा रहा है। साइबर जांच के बाद एसआईटी इस मामले पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले में एसआईटी की जांच का फोकस अब साइबर पर आकर टिक गया है। इसी साइबर सेल जो कि भोपाल में मुख्यालय राज्य साइबर पुलिस का, यहाँ पर 3 महीने के डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है। निशांक राठौर के मोबाइल फ़ोन की जांच चल रही है, निशांक राठौर के लैपटॉप की जांच भी यहीं पर की जा रही। भोपाल में स्टेट साइबर की जो टीम है वो इसी ऑफिस में लगातार दोनों डिवाइस की जाँच कर रही है और डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निशांक ने कई दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, साथ ही कई तरह के इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी निकल कर आ रही है। अभी तक पुलिस की जांच में ये मामला सोसाइट का है, लेकिन क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट थे, तमाम सवाल थे, उसको लेकर ये पूरी जांच की जा रही। तो एसआईटी की जो टीम है उसका प्रमुख जो फोकस है वो साइबर की जांच पर है और साइबर जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसी रिपोर्ट के आधार पे एसआईटी निष्कर्ष निकालेगी। तो फिलहाल जो जांच है वो साइबर पुलिस ने तेज कर दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इस मामले में जो प्राथमिक जांच में जो सोसाइट कहा जा रहा है वो क्या सोसाइट वाकई में है और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसका क्या संबंध इस पूरे मामले से, इसकी जांच का खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर भोपाल में कलियासोत ब्रिज की रोड धंसने के मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की ब्रिज बनाने वाले मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को नोटिस जारी करने की तैयारी ईओडब्ल्यू कर रहा है। पुल के डिजाइन को लेकर भी अफसरों से पूछताछ की जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 529 करोड़ का था, 529 करोड़। ईओडब्ल्यू इस पुल की आर्थिक अनियमितता की जांच करेगी। इससे पहले लालघाटी के पास बने पुल में भी घटिया निर्माण का खुलासा हुआ था, हड़कंप मचा था। कलियासोत पुल की रोड धंसने के मामले में अब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि अनियमितता का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार ब्रिज बनाने वाली मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को नोटिस जारी करने की तैयारी में ईओडब्ल्यू है। डिजाइन को लेके जिम्मेदार अफसरों से पूछताछ की जाएगी। इस नोटिस के माध्यम से 529 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और 1-2 साल में ही जिस तरीके की स्थिति पहली बारिश में सामने आई उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। और इससे पहले भी जिस कंपनी ने इससे पहले भोपाल के लालघाटी के पास जो पुल बनाया था उसमें भी इसी तरीके की घटिया क्वालिटी के सामान और निर्माण की जो खुलासा हुआ था, उसके बाद अब इसी कंपनी को लेकर अब कई बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसी को लेकर अब ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितता के एंगल पे जो है वो जांच करेगी और जांच में ये पता करेगी कि जो डिजाइन को लेकर जो बात की जा रही है उसमें किसकी लापरवाही, यदि लापरवाही है तो इस पूरे मामले में आगे जांच के दौरान ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज करने का भी काम करेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, 529 करोड़ बड़ा अमाउंट है, शायद यही वजह है कि अब ईओडब्ल्यू तैयारी में है।
बाद जिन अधिकारियों पर गाज गिरी उसकी विभागीय जांच भी विभाग के स्तर पर लगातार की जा रही है। लेकिन ललित, क्योंकि ये मामला आर्थिक अनियमितता से जुड़ा है, यही कारण है कि सरकार की जो एजेंसी है ईओडब्ल्यू, जो कि अक्सर इस तरीके के मामलों की जांच करती है, तो इस पूरे मामले की जांच भी जो है वो ईओडब्ल्यू ने, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, उसकी शुरू कर दी। अधिकारी जो है, जो इस विकास, जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम है, उसके जो इंजीनियर है, जो उसके जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे भी पूछताछ करेगी। फिलहाल उनको नोटिस देने की तैयारी, क्योंकि ये बताया गया है कि जो डिजाइन है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। यदि डिजाइन में कमी थी तो उसको अप्रूवल क्यों दिया गया, यदि आपत्ति क्यों नहीं लगाई गई, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। यदि आपत्ति थी तो उसमें पेमेंट क्यों किया गया, उसको कंपनी को क्यों, निर्माण एजेंसी को क्यों भुगतान किया गया। तो ये तमाम तरीके के पॉइंट है जिस पर ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नोटिस भी जरूर जारी करने की तैयारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक पुल नहीं है, राजधानी भोपाल का जाहिर तौर पर यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है कि मसला एक पुल का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गुड न्यूज की तरफ चल रहे हैं, युवाओं के लिए गुड न्यूज। प्रदेश में शिक्षक बनने वालों के लिए अच्छी खबर, शिक्षक बनने के लिए परीक्षा आयोजित होनी है, खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत अगले साल 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्तियां होनी है। 16 विषयों के लिए परीक्षा होनी है, जबकि माध्यमिक शिक्षक वर्ग में 7 विषयों के लिए परीक्षा होगी। शिक्षक बनने का रास्ता, 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होनी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्तियां होनी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 16 विषयों के लिए परीक्षा होनी है, माध्यमिक शिक्षक के लिए 7 विषयों की परीक्षा होनी है। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, 2023 बड़ा संयोग है, चुनावी साल भी और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी। रंजना, मनोज सर देख रहे हैं क्या? चलिए, सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है, एक बार फिर रंजना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और शिक्षक पात्रता परीक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्तियां की जानी है। 16 विषयों के लिए परीक्षा होगी, 16 विषयों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक कैटेगरी में, और माध्यमिक शिक्षक कैटेगरी में 7 विषयों के लिए परीक्षा होगी। यह साफ नहीं हो पाया कि कितने पदों पर यह भर्तियां होनी है। और एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, 2023 चुनावी साल भी है और शिक्षकों की पात्रता परीक्षा भी, संयोग भी है ये एक। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि साल 2023 चुनावी साल है और ऐसे में खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो युवाओं को भी जो रोजगार देने की बातें हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग है, यहाँ पर कई ऐसे पद हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं और शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी बात को लेकर ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है, जिसमें यही कहा गया है कि साल 2023 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आयोजित कराई जाएगी और इसमें जितने भी प्रदेश भर में शिक्षकों के खाली पद हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बात ये है ललित कि इससे पहले भी 11 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी और इसमें जो शिक्षक हैं उनका चयन भी हुआ था। करीब 30 से 35 हजार शिक्षकों की भर्तियां होनी थी। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो इतने पदों पर शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं। सिर्फ पहले चरण की जो काउंसिलिंग हुई थी उसी के तहत ही बस शिक्षकों की भर्तियां की गई हैं। लेकिन अभी भी चयनित शिक्षक ऐसे हैं जो कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बावजूद अब ये नोटिफिकेशन आ गया है कि साल 2023 में परीक्षाएं होंगी और इसमें नए जो अभ्यर्थी हैं वो तो बैठेंगे लेकिन जो चयनित हो चुके हैं उनको भी दोबारा नए सिरे से परीक्षाएं देनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर उस कहावत से, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर। मध्य प्रदेश की रत्नगर्भा धरती पन्ना, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक गरीब आदिवासी महिला को धरती फाड़ के भगवान ने दिया। दरअसल आदिवासी महिला लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गई हुई थी। उसे एक चमकीला पत्थर दिखा, उसने उसे उठा लिया, घर वालों को दिखाया। घर वालों को शक हुआ, हीरा कार्यालय पहुंचे, पता चला ये तो हीरा है। यह हीरा 4.39 कैरेट का है और कीमत तकरीबन 20 लाख। महिला खुश है, बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा,
कुछ कामकाज किया जाएगा। संजय तिवारी संवाददाता पन्ना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस्मत चमक गई और वो भी जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी, बीनने से किस्मत चमक गई। जी निश्चित रूप से ललित जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि पन्ना की रत्नगर्भा धरती ऐसी है कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाने आता है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उसे उसकी किस्मत चमक उठती है और उसे हीरा मिल जाता है। लेकिन इस महिला के साथ तो यूं हुआ कि यह खाना बनाने के लिए लकड़ी बीनने के लिए गई थी। यहाँ पर एक जेल भवन है, जेल भवन के पीछे वीरान भूमि पड़ी हुई है, वहां पर यह सुबह लकड़ी बीनने गई और इसे यह, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, चमकीला पत्थर मिला और यह पत्थर उठाकर वो लेकर आई, उसने अपने पति को दिखाया और उसके पति ने निश्चित रूप से कहा कि यह हीरा लगता है, क्योंकि यह पन्ना की रत्नगर्भा धरती है। उसका पति हीरे की खदान में मजदूरी भी करता है, इस वजह से उसे अंदाजा है कि यह हीरा हो सकता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो हीरे को अच्छे से जानते हैं और हीरा कार्यालय पहुंची। हीरा कार्यालय में असमंजस की स्थिति तब बन गई कि यहाँ पहली बार कोई बगैर खदान के लाइसेंस लिए हीरा लेकर के आ गया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लाइसेंस लिए रहते हैं, पट्टा लिए रहते हैं, पट्टाधारी ही यहाँ पर पहुंचते हैं कि उन्हें हीरा मिला। ये बहुत अच्छे पेज की तरफ इशारा संजय ने किया है कि बिना लाइसेंस के, ये तो लकड़ियां बीनने गई थी, बिना लाइसेंस के दरअसल इन्हें ये हीरा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरेली की बात कर रहे हैं। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्योहार में से एक। मुख्य रूप से किसानों के इस त्योहार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बहुत उत्साहित रहते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब से प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, तब से हरेली त्योहार पूरे प्रदेश में व्यापक तरीके से मनाया जाने लगा है। हरेली यानी हरियाली। प्रकृति में चारों ओर जब हरियाली ही हरियाली दिखती है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। हरेली यानी खेती किसानी का पर्व। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर जब किसान का चेहरा खिल उठता है, तब इस त्योहार का महत्व और बढ़ जाता है। प्रदेश का हर किसान हरेली त्योहार का इंतजार करता है। हरेली के साथ ही प्रदेश में शुरू हो जाता है त्योहारों का सिलसिला। हरेली के दिन किसान कृषि यंत्रों, नागर, गैती, कुदाल, फावड़ा समेत किसानी के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख त्योहार है और विशेष करके इसमें जो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पूजा यानी आध्यात्मिकता ये सब भी हमको दिखाई देती है। दूसरे तरफ किसानों के जो अपने खेती के कामों में उपयोग किए जाने वाले जो वस्तुएं उनकी पूजा का उल्लेख मिलता है। और ख़ास करके हरेली, वैसे तो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में तो 22 वर्षों में एक सर्वाधिक एक प्रकार से उन्नयन लोक संस्कृति के पक्ष को देखते हुए अभी वर्तमान में हुआ है। और इतना निश्चित है कि हरेली का जो त्यौहार है ये हमें कह सकते हैं गांव वालों के लिए सबसे प्रमुख त्यौहार है। जब से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बने हैं, तभी से छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराओं को जिंदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। सरकारी स्तर पर तीज त्योहारों को मनाया जाने लगा, सरकारी छुट्टियां घोषित होने लगी। त्योहार के दौरान सरकारी योजनाओं की घोषणाएं शुरू हुई। हरेली के दिन ही गोधन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसकी देश भर में चर्चा है। और अब हरेली के दिन ही सरकार गौमूत्र खरीदने की योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के प्रयास कहे के बजाय मैं वो लोग इन्हों की प्रोत्साहन, जैसे एकर से जुड़े सिर्फ एक त्योहार मना लेना हर शायद कई बार सार्थक नहीं हुआ है। यह तो एक लोग मन ल जागरूक करे के, लोग मन के ध्यान दिलाए के साधन होते। हरेली त्योहार में जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं, सीएम आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, प्रदेश के लोगों के लिए सीएम आवास खोल दिया जाता है, उससे इस त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिन हर वो काम करते हैं जो प्रदेश का किसान करता है, प्रदेश का युवा और बच्चे करते हैं।
और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।